हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द टॉपिक कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम ईयर 2012 टू 2020, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम लोग जेई एडवांस के ट्रेंड की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि हर साल कैपेसिटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन, मिनिमम वन क्वेश्चन तो रहता ही है। कभी कभी दो पूछ लिए जाते हैं, जैसे 2019 में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही रहता है। और दूसरा ये कि ये जो इसके जो कैपेसिटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं। चार पांच कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, कुछ एनर्जी के ऊपर लगता है और कुछ कैपेसिटर की बेसिक प्रॉपर्टीज पे लगता है और बाकी कुछ सर्किट्स के ऊपर आते हैं। तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया तो आप इजीली, बहुत इजीली कैपेसिटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 से, और हम लोग फिर रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे 2020, 2000, फिर 2019 के क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट प्रमोशन हम लोग अपना वीडियो। तो जेई एडवांस 2020 में पूछे गए इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है टू कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस C1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 2000 प्लस माइनस 10 पिको फेरेड, ये मेरे पास C1 की वैल्यू दी हुई है, एंड C2 की वैल्यू हमें दी हुई है 3000 प्लस माइनस 15 पिको फेरेड। ये मेरे पास में दो कैपेसिटेंस है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनको कैसे कनेक्ट किया गया है? दोनों को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इस तरह से C1 और C2। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज V, दैट इज इक्वल टू, या मैं लिख देता हूं V इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट। और इस तरह से इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगाया गया है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस में भी कुछ एरर वैल्यू दिया हुआ है दोनों कैपेसिटेंस में, और वोल्टेज वैल्यू में भी कुछ एरर हमारे पास में दिया हुआ है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे हम लोग निकालते हैं कैपेसिटर में, हाफ CV²। अगर इस कॉम्बिनेशन के एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो अगर हम लोग बोले कि C1 और C2 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर इसको हम लोग C इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करें, C1 और C2 जो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग C इक्विवेलेंट बोल दें। दिस इज C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा इसके अंदर, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², हाफ CV² बोलते हैं। और इन दोनों का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, हाफ इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V²। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, इसमें हमें बेसिकली एरर कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसके कैपेसिटेंस में एरर कितना है। जो भी इसके कैपेसिटेंस जो C इक्विवेलेंट है उसमें पहले हम लोग एरर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी में एरर निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग C इक्विवेलेंट और V के ऊपर देखेंगे कि कैसे हम लोग एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो C इक्विवेलेंट में एरर निकालते हैं। जैसे C इक्विवेलेंट अगर सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो ये हम लोग C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब वहां के रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह हम लोग यहाँ पे उसको निकालते हैं। ठीक है, और ये सारा डेरिवेशन हमें पता है कि कैसे हम लोग डेराइव कर सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट सीरीज में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो हम लोग इस तरह से C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखें, ठीक है, विदाउट एरर, C इक्विवेलेंट, ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 2000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई C1 C2 को मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2000 प्लस 3000। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाती है 1200, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पिको फेरेड। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो मेरे पास में 1200 पिको फेरेड आ गए। ठीक है, चलो भाई C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब क्या करें, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी में, ये तो C इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया। अब C इक्विवेलेंट में अगर हम लोग एरर निकालना चाहें, C इक्विवेलेंट में कितना एरर है, तो C हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और ये जो एरर है, एरर में हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखना हमें पता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस DC इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इस तरह से हमें लिखना पता है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस DC1 डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर माइनस DC2 डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। माइनस माइनस बहुत आराम से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं DC इक्विवेलेंट, मतलब ये क्या है,
एरर इन सी इक्विवेलेंट, ये हम लोग निकाल रहे हैं एरर इन सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू ये प्लस है नहीं, यहाँ पर साइन प्लस है, डी सी वन बाई सी वन स्क्वायर प्लस डी सी टू बाई सी टू स्क्वायर। व्हाट इज सी इक्विवेलेंट स्क्वायर? सी इक्विवेलेंट स्क्वायर देखो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है 1200 पिकोफेरेड, सब हम लोग पिकोफेरेड के टर्म्स में बात कर रहे हैं इधर। तो 1200 पिकोफेरेड का 1200 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई डी सी वन। सी वन में कितना चेंज है, सी वन में कितना एरर है, 10 पिकोफेरेड का, तो 10 अपॉन सी वन स्क्वायर दैट इज 2000 स्क्वायर। उसी तरह से C2 में एरर कितना है 15 पिकोफेरेड, तो 15 अपॉन 3000 स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास में आ जाएगा 6 पिकोफेरेड आ जाता है। तो ये बेसिकली DC इक्विवेलेंट है मेरे पास में, मैं लिख देता हूं माई दिस इज बेसिकली DC इक्विवेलेंट, मतलब C इक्विवेलेंट में इतना एरर है, C इक्विवेलेंट में कितना एरर है, इतना एरर है, ठीक है। तो मैं बाकी चीज यहां से अभी रब कर देता हूं, मेरे पास में ये रिजल्ट आ चुका है कि C इक्विवेलेंट में मेरे पास में इतना एरर है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, C इक्विवेलेंट में इतना एरर है। अब टोटल एनर्जी में हमें एरर निकालना है, तो एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, देखो एनर्जी इज बेसिकली हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, और हमें C इक्विवेलेंट में एरर पता है और V का पता है एरर, वोल्टेज का एरर कितना है, इतना एरर है। तो हम लोग बहुत आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको हम लोग निकालना हमें आता है। अगर एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है हमें, तो हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी DE बाई E दैट इज इक्वल टू, अगेन हाफ की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, C इक्विवेलेंट की वजह से कितना आ जाएगा, DC इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ DV, 2 टाइम्स ऑफ DV बाई V। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब D बाई E मेरे पास में है, क्या है ये फ्रैक्शन, जो ये क्या है, एरर इन एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी आ जाएगी। अगर इस D बाई E मतलब जो एनर्जी में जो एरर है डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी दैट इज फ्रैक्शन ऑफ एरर है, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगा इसमें, हमें पता ही ये चीज, ठीक है। तो परसेंटेज अगर हमें निकालना होगा परसेंटेज इन दिस, तो इसको हम लोग बेसिकली 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको अगर हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 मैं अब इधर कॉमन ले लेता हूं और मैं बोल देता हूं कि परसेंटेज एरर, ये बेसिकली परसेंटेज एरर इन एनर्जी, ये वाला टर्म। तो 100 को मैंने अंदर ले लिया इंटू DC इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट। तो DC इक्विवेलेंट मेरे पास कितना है, 6 पिकोफेरेड हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट मैंने 1200 निकाल के रखा है, ठीक है। प्लस अब ये 100 इधर भी ले लो, तो ये बन गया 200 इंटू DV एरर इन वोल्टेज कितना है 0.02 डिवाइडेड बाई वोल्टेज की वैल्यू कितनी है कि मेरे पास में 5 है, ठीक है। बस इससे हमारे एनर्जी की परसेंटेज एरर निकल जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो ये यहाँ से डेसिमल हटा के ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 4, ये आ गया 4/5। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 और 4/5 मैं लिखूंगा 0.8, और ये टर्म मेरे पास में आ जाएगा 1.3, और ये परसेंटेज में है। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इन द सर्किट शोन, एक सर्किट हमें दी हुई है, इस सर्किट पे दिखाया गया है इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। किसी भी कैपेसिटर्स में देखो C1, C2, C3 और C4 चार मेरे पास में कैपेसिटर है, इसमें कोई भी चार्ज इनिशियली नहीं दिया हुआ है। एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन, दो स्विच है मेरे पास में, दो कीज है S1 एंड S2, देखो यहाँ से सर्किट में, तो ये दोनों ओपन कंडीशन में इनिशियली, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटर्स आर, और ये कुछ वैल्यू दी है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। और इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले में पूछा गया है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द स्विच S1 इज क्लोज। t इक्वल्स टू 0 में इस स्विच को इस तरह से क्लोज कर दिया जाता है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज्ड सर्किट विल बी व्हाट। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो, कैपेसिटर के लिए अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो इनिशियल कंडीशन में
ठीक है, एकदम t इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग कंसीडर करें तो t इक्वल्स टू 0 कंडीशन में कैपेसिटर्स कैसे किस तरह बिहेव करते हैं? कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, और सपोज यहां से एक मेरे पास में ये बैटरी है V वोल्ट और ये कैपेसिटर है और एक सीरीज रेजिस्टेंस इस तरह से R है इस तरह से, तो t इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहां पर हम लोग सिंपल इसको इस तरह से सिंपल एक वायर यहां से कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग बोलेंगे कि इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 करंट की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज V बाई R। और एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की अगर हम लोग बात करें तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ये किस तरह से बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसमें से कोई भी करंट फर्दर फ्लो नहीं करेगी। और अगर कोई भी करंट I इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में I अगर 0 है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप विल बी 0। तो पूरी की पूरी V वोल्टेज है वो कैपेसिटेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो ये कोई भी सर्किट ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बने रहते हैं। कैपेसिटर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो सर्किट के, वो इसी दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बना के रखते हैं, बाकी तो अपना KCL KVL है ही, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, स्विच S1 क्लोज किया, स्विच S2 इज ओपन, स्विच S2 ओपन है, स्विच S1 को क्लोज किया है, तो S1 को क्लोज किया तो हम लोग इसको इस तरह से वायर से इस तरह कनेक्ट कर दो इधर। और t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 ए जो स्टेटमेंट है, तो ठीक है, 0 में हम लोग कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर देंगे। कनेक्ट कर दो इसको, इस कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दो, लाइन में है, इस कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दो, लाइन में है जो, और ये मेरे पास में एक इस तरह का मेरे पास में लूप इस तरह से बन जाता है बाहर वाला, देखो। और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कितनी करंट निकालना है ना, तो करंट इज V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है, 5 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट इस रास्ते में सारे सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 70 है, 100 और 30, तीनों को ऐड कर दो तो 70 प्लस 100 प्लस 30, तो दिस इज बेसिकली 5 बाई 200। और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो, मिली एम्पेयर में पूछा है ना, तो मिली एम्पेयर के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेसिकली मेरे पास में मिली एम्पेयर में आ जाएगा करंट। तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, 5 5 जो 25, बहुत आराम से ये 25 मिली एम्पेयर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ए पार्ट का जो आंसर आ गया हमारे पास में, तो ए पार्ट की वैल्यू आ जाती है 25 मिली एम्पेयर, और ये सही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ए पार्ट को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 25 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है भाई। अब हम लोग बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में क्या बोला गया है, इफ कि S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। अब देखो लॉन्ग टाइम तक S1 को क्लोज करके रखा, मतलब इसके जो भी रास्ते में जो कैपेसिटर आएंगे वो किस तरह से बिहेव करेंगे, वो लॉन्ग टाइम के बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप उनके क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ऑल द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी 4 वोल्ट। ये हमको बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस C1 विल बी 4 वोल्ट और नॉट, या फिर यहाँ पर दूसरे तरीके से डी पार्ट को भी उसी तरीके से पूछा गया। देखो लॉन्ग टाइम तक इस S1 को क्लोज कर दिया गया, दैट मीन्स इस रास्ते में अब करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा इस रास्ते में। लॉन्ग टाइम तक अगर इसको हमने क्लोज करके रखा, मतलब फाइनली कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं आएगा। जो ड्रॉप आ जाएगा, ये जो 5 वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो सारे के सारे कैपेसिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो P और Q के बीच का जो पोटेंशियल वही होगा जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप नहीं है, तो जो भी ड्रॉप है वो कैपेसिटेंस C1 के अक्रॉस ड्रॉप है, मतलब कैपेसिटेंस C1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो PQ के अक्रॉस ड्रॉप है, मतलब B और D में से कोई एक ही सही है, या तो 10 वोल्ट या तो 4 वोल्ट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अभी इसको हमने लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट किया है। अच्छा, इस रास्ते के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे लंबे समय तक इस रास्ते के लिए, तो इस रास्ते में देखो हम लोग C इक्विवेलेंट इस रास्ते की कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो पहले हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल देते हैं, और चार्ज कैपेसिटर में निकालने के लिए Q इक्वल्स टू CV हम लोग अप्लाई करेंगे, Q इक्वल्स टू C इंटू V। और इस तरह से हम लोग पहले सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकालेंगे, क्योंकि ये देखो सारे सीरीज में है। सीरीज में ये तीनों कैपेसिटर है, कौन कौन, C1, C3 और C4, ये सारे सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सब में चार्ज सेम होगा, और चार्ज सेम है। और फिर हम लोग क्योंकि चार्ज फ्लो सेम होगा तो उससे चार्ज फ्लो से फिर हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू CV इंडिविजुअल कैपेसिटर का। तो पहले C इक्विवेलेंट निकालो इस C1, C3 और C4 का। तो देखो C3 और C4 दोनों 80 माइक्रोफेरेड है और दोनों सीरीज में है। 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 80 दैट इज 40। तो यहां से अगर हम लोग C इक्विवेलेंट निकाले तो C इक्विवेलेंट हम लोग यहां देख सकते हैं, C1, C3 एंड C4 आर इन सीरीज। तो सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस में जैसा पैरेलल में हम लोग निकालते थे, वैसे ही कैपेसिटर के सीरीज में हम लोग उस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो सीरीज में C1 C2 दोनों सीरीज में रहेंगे, दो सीरीज में अगर रहते हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब तीनों को हमें निकालना है, C1 C3 एंड C4, ये तीनों सीरीज में है। तो देखो C3 की वैल्यू और C4 की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 80-80, C3 इज 80 एंड C4 इज 80। तो C3 C4 का अगर पहले कॉम्बिनेशन निकाल लें तो दिस इज 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 160, तो दिस इज बेसिकली 40। तो C3 और C4 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गिविंग मी 40। अब C1 और C1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 और 40 इसका अगर कॉम्बिनेशन निकालें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50, और इसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं यहां से निकल जाइए 8। तो C इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो दिस इज बेसिकली 8 माइक्रोफेरेड। तो C इक्विवेलेंट इज 8 माइक्रोफेरेड, यहां से हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब एक बार C इक्विवेलेंट मेरे पास में निकल आया तो अब हम लोग हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो 8 माइक्रोफेरेड जो अगर मेरे पास में C इक्विवेलेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि Q इक्वल्स टू CV से टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ, और ये वोल्टेज हमें 5 वोल्ट दिया हुआ है, इधर देख लो Q, यहां से मेरे पास में Q की जो वैल्यू आ गई, C इक्विवेलेंट मेरे पास में 8 माइक्रोफेरेड है इनटू वोल्टेज मुझे दी हुई है 5 वोल्ट। तो दिस इज बेसिकली 40 माइक्रो कुलम, इतनी चार्ज फ्लो हुई, और ये चार्ज तीनों कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हुई, ये चार्ज 40 माइक्रो कुलम। अब इसके थ्रू इसकी अगर ये 40 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो कुलम तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज फ्लो हुई, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 40 माइक्रोकुलम आ गया, और ये -40 माइक्रोकुलम नीचे वाले प्लेट में। इस वाले प्लेट को भी देखें तो ये 40 माइक्रोकुलम है और ये -40 माइक्रोकुलम है इधर। इस वाले प्लेट को भी देखें तो ये 40 माइक्रोकुलम इधर है और ये -40 माइक्रोकुलम इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से कैपेसिटर्स पे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज निकाल लिए तो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर्स के ऊपर अगर चार्ज निकल चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो C1 में हम लोग C1 पे लगाते हैं। तो C1 में चार्ज इज 40, दैट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू दी हुई है 10 इंटू V, तो V अक्रॉस C1 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहां से Q इक्वल्स टू CV लगाया मैंने C1 के लिए, तो ये आ गया। C3 के लिए हम लोग लगा दें तो C3 में Q की वैल्यू है 40, दैट इज इक्वल टू C3 की वैल्यू है 80 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्टेज। तो वोल्टेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अक्रॉस C1। तो यहाँ से देख सकते हैं दिस इज बेसिकली 0.5 वोल्ट, और ये किसके अक्रॉस आया, ये अक्रॉस C3 आ गया। अब C4 भी 80 माइक्रोफेरेड है तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज 0.5 वोल्ट ही आएगा, तो अक्रॉस C4। तो कितना वोल्ट आ गया मेरे पास में, C1 के अक्रॉस आ गया 4 वोल्ट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं ऑप्शन ए तो हमारा सही था, ऑप्शन बी हमारे पास में सही आ गया। C1 कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 4 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग 4 वोल्ट निकाल सकते हैं। और अगर बी ऑप्शन सही है दैट मीन्स डी मेरे पास में गलत हो गया। ठीक है, ये हमने देख रखा है। अब हम लोग सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना, मैं बाकी सब चीज यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अभी सी ऑप्शन को देखो। अभी स्विच S1 को बहुत देर तक क्लोज रखा है इसमें पहले। द की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज। सब कैपेसिटर को फुली चार्ज हो गया, और फुल चार्ज हो गया तो हम लोगों का कंडीशन क्या आएगा, इसके अक्रॉस हमने देखा
4 वोल्ट ड्रॉप था, तो इसके अक्रॉस प्लस माइनस में ऐसा लिख सकता हूँ, और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है। इसके अक्रॉस कितना आया वोल्टेज ड्रॉप हमारा, ये हमारा 0.5 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। तो इस तरह का सिचुएशन है अभी मेरे पास में आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, नाउ की S2 इज क्लोज्ड, अब S2 की को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एट दिस टाइम इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 30 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस करंट हमें निकालना है। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अभी, तो देखो इसमें कैसा करेंगे, जैसे ही इसको हमने S2 को क्लोज किया, तो अब ये बताओ कि जो कैपेसिटर 2 है वो कैसे बिहेव करेगा। कैपेसिटर 2 जो बिहेव करेगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसको हम लोग एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग S2, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर 2। ठीक है, ओनली कैपेसिटर 2, क्योंकि अभी जस्ट इसको हमने कनेक्ट किया, कैपेसिटर को हमने जस्ट इधर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इंस्टेंटली इसके अक्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटली बहुत जल्दी वोल्टेज ग्रो नहीं कर पाता है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इसलिए ये इस इंस्टेंट पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दैट इज 0, और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है। जैसे हमने कनेक्ट किया S2 को, दिस कैपेसिटर C2 विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, वो हमने देखा भी था। ठीक है, और बाकी जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उतना ही रहेगा, तुरंत इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस चेंज नहीं होगा। तो ये जो 4 वोल्ट है वो 4 वोल्ट ही रहेगा, और इसमें जो चार्ज है वो चार्ज उतना ही रहेगा। कैपेसिटर के पास कितना निकाला था हमने, 40 माइक्रोकूलम निकाला था ना, 40 माइक्रोकूलम, तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो चार्ज था 40 माइक्रोकूलम वो भी इतना ही रहेगा, मतलब इसका कैप इन C1 C3 C4 के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो पहले अभी भी वही रहेगा। अब हमें करंट निकालना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग KCL यूज करेंगे यहाँ पे, सॉरी KVL हम लोग यूज करते हैं दोनों, हालांकि दोनों यूज हो रहा है KCL KVL। देखो कैसे, अब हम लोग मानते हैं कि सपोज कुछ भी ले सकते हो, यहां से हम लोग दो लूप बनाएंगे। एक लूप हम लोग ऐसा मानेंगे, एक लूप ये वाला मानेंगे हम लोग, इसमें हम लोग KVL लगाएंगे, और एक लूप ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, एक लूप ऐसा मान लेते हैं, इस दोनों में हम लोग KVL लगाते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो, अगर हम लोग बोलते हैं कि X करंट सपोज यहां से जा रहा है, X करंट तो यहां से सपोज ले लो तुम Y करंट, सपोज Y करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर अगर X करंट हम लोगों ने भेजा, सपोज इधर X करंट फ्लो हो रहा है, इधर Y करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा Y माइनस एक्स, ये KCL से। अगर इधर से Y आ रहा है Q में और ऊपर की तरफ X जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, Y माइनस एक्स जाएगा। तो ये करंट हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम लोग KVL लगाएंगे, जो दो लूप हमने देखा है ना, फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप, इस दोनों लूप में KVL लगाएंगे। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं KVL ऑन लूप 1। ठीक है, और इस तरह से हम लोग करंट निकाल देंगे। 30 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट कितना है मेरे पास में, X, वहां से हम लोग करंट निकाल देंगे। तो KVL ऑन लूप 1 लेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करो तुम कैपेसिटर से नीचे आने में, तो कैपेसिटर में प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो -4 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है, -4 वोल्ट, प्लस से -4 वोल्ट। ठीक है, उस 70 ओम रेजिस्टर के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, 70 ओम रेजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर से नीचे। देखो Y की डायरेक्शन देखो, जो Y जो करंट है वो डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो -70 इंटू Y। ठीक है, उसके बाद अब इस ऊपर जाते हैं, यहाँ ऊपर चलते हैं। अभी यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ 10 वोल्ट का देखो, 10 वोल्ट में माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इसको +10 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे 30 ओम, 30 ओम में कितना करंट फ्लो रहा है, X करंट, और कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस, क्योंकि करंट नीचे से ऊपर की तरफ है, प्लस से माइनस तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कितना आएगा, 30 इंटू एक्स। और फिर इस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं है, क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे, जस्ट उसको हमने कनेक्ट किया है, और फिर वापस इसी पॉइंट पे हम लोग आते थे, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में लूप 1 पे KVL हो गया, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70y प्लस 30x दैट इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज 6। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास में आ गया। हमें बेसिकली x कैलकुलेट करना है C पार्ट में। ठीक है, अब देखो इस लूप में मैं बाकी इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हटा देते हैं अभी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लूप लेंगे, कौन सा, सेकंड वाला लूप।
तो सेकंड वाले लूप में कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, चलो क्यू पॉइंट से स्टार्ट करते हुए उधर पूरा का पूरा एक राउंड लेंगे हम लोग, ठीक है। तो केवीएल ऑन लूप नंबर 2 स्टार्ट करो, यहां से क्यू से स्टार्ट किया। अब देखो करंट y माइनस एक्स इधर जा रहा है, तो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, माइनस 100 इंटू वाई माइनस एक्स लिखेंगे। अब ऊपर जाओ, देखो कैपेसिटर में प्लस से माइनस दैट मीन्स नेगेटिव 0.05 वोल्ट आ गया, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज हम लोग का नेगेटिव आ गया। अब यहां पर देखो इधर करंट y माइनस एक्स जा रहा है, तो इधर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन y माइनस एक्स की। तो हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 30 इंटू वाई माइनस एक्स, ये हो गया। और फिर यहां पे हम लोग देखेंगे 5 वोल्ट में हम लोग कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, तो 5 वोल्ट। उसके बाद इस कैपेसिटर में देखो C4 वाले कैपेसिटर में प्लस से माइनस की तरफ, तो नेगेटिव में 0.5 वोल्ट। फिर नीचे आओ, इधर वाले लूप में नीचे आते हैं, ये कैपेसिटर तो शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये देखो 30 ओम में जो करंट है वो उल्टे डायरेक्शन में है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, और कितना है 30x ड्रॉप है, 30 इंटू एक्स, क्योंकि करंट इज x, ये करंट x करंट इधर जा रहा है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्लस 30x। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको 30x लिखेंगे। उसके बाद देखो 10 वोल्ट में हम लोग प्लस से माइनस की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना लूप में, तो ये -10 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, -10 दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, x एंड y की वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं तो x की जो वैल्यू 0.2 नहीं आती है, x की वैल्यू 0.05 मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट 0.05 कुछ आती है, विच इज नॉट इक्वल टू 0.2, तो हम लोग बोल सकते हैं सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में आ गया, ए तो हमने निकाला था, दैट इज करेक्ट, ठीक है, इसको हटा देते थोड़ा देर के लिए। बी हमने देखा, बी हमारे पास में सही आया था, करेक्ट था, सी हमारे पास में इनकरेक्ट हो गया, और डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में, और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। A parallel plate capacitor of capacitance C has spacing D between two plates having area A। तो इस तरह की मेरे एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ इसको चीज़ों को समझने के लिए, और इसके बीच की जो स्पेसिंग है दैट इज D, और इसका जो प्लेट का जो एरिया है दैट इज A, जिसका इस तरह से जो एरिया हम लोग लेते हैं दैट इज A, प्लेट की एरिया A है और इनके बीच की स्पेसिंग इज D। द रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक लेयर्स, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोगों ने एन डाइलेक्ट्रिक लेयर, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इस तरह से डाल दिया, समझो बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए, एन लेयर्स इसके बनाए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, फर्स्ट लेयर ये है सपोज, समझ लो सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर, ये सपोज mth लेयर है मेरे पास में, ये सपोज यहाँ से mth लेयर है, और ये nth लेयर है, ऐसे करके n लेयर की हमने इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर में डाल दी, ठीक है। और ईच विथ थिकनेस इज डेल्टा दैट इज इक्वल टू डी बाई एन, सबकी जो थिकनेस है, सबकी थिकनेस सेम है, और उसकी जो थिकनेस है दैट इज डेल्टा थिकनेस। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth लेयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है km दैट इज गिवन बाई k इंटू 1 प्लस m बाई n, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि n इज वेरी लार्ज, इसका भी हम लोग यूज लेंगे कि n वेरी लार्ज का क्या सिग्निफिकेंस है। और इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इसकी जो कैपेसिटेंस दी हुई है, दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ k एप्सिलॉन नॉट a बाई d ln 2। अगर ये इसकी कैपेसिटेंस है इस सिस्टम की, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा, व्हाट इज अल्फा हियर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो, तो ये जो सारे के सारे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड दिखेंगे, ठीक है। कैसे, ये मेरे पास में जो पहला लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर C1 C2 मैं C3 इस तरह से बोल रहा हूँ, और ऐसे करते करते mth लेयर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की mth लेयर है उसकी कैपेसिटेंस Cm है, और ऐसे करते करते मेरे पास में nth लेयर Cn, इसकी बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये पूरा मेरे पास में सिस्टम है। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/(CM)
C इक्विवेलेंट दैट इज बेसिकली 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा करते करते 1/Cn तक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बेसिकली अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें 1/C इक्विवेलेंट समेशन वाले फॉर्मेट में 1/mth इसके बीच में सपोज कोई एक मैं कंसिडर करता हूँ mth कैपेसिटेंस, और जनरल हम लोगों ने mth कैपेसिटेंस चूज किया, तो m इक्वल्स टू बेसिकली 1 to n का समेशन है। दिस इज दिस 1/C इक्विवेलेंट। इस तरह से सीरीज में हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग इसमें से देखें, हम लोग mth इसमें निकाले कि जो हमारे पास में mth लेयर की जो कैपेसिटेंस है, mth लेयर की जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो वो हम लोग कैसे दे सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन A by D ऐसा लिखते हैं। व्हाट इज एप्सिलॉन हियर? एप्सिलॉन इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इनटू K, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो कितनी वैल्यू दी है mth लेयर के लिए? K इंटू 1 प्लस m बाई n। ध्यान से देखो, ठीक है, ये तो आ गई इसकी। अब एरिया, प्लेट की एरिया दैट इज कांस्टेंट, वो तो सबके लिए सेम ही है, दैट इज A डिवाइडेड बाई व्हाट इज D हियर? D इज D बाई कैपिटल N, क्योंकि सबकी जो थिकनेस है दैट इज D बाई कैपिटल N। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ mth लेयर डाइलेक्ट्रिक। बस इसमें हमें 1/C इक्विवेलेंट में यहाँ पर समेशन को m इक्वल्स टू 1 to n लिखना है, और Cm का रेसिप्रोकल लेना है, इसका बेसिकली रेसिप्रोकल लेना है। तो दिस इज बेसिकली D बाई n डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट K 1 प्लस m बाई n इंटू A। ठीक है, अच्छा इसमें से अगर हम लोग सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, 1 एप्सिलॉन नॉट K A, और अंदर मेरे पास में बच गया m इक्वल्स टू 1 से कैपिटल N D बाई n डिवाइडेड बाई, ये अंदर का टर्म बचेगा 1 प्लस m बाई n। अच्छा इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, हम लोग अगर बोल सकते हैं कि इफ n इज वेरी लार्ज, ठीक है, n मेरे पास में बहुत लार्ज है, इफ n इज वेरी लार्ज, इफ दिस n इज वेरी लार्ज, तो d बाई n इज वेरी स्मॉल, और d बाई n क्या है? एक तरह का थिकनेस। तो अगर इसको इंटीग्रेशन के टर्म्स में अगर सोचो तो d बाई n क्या हो जाएगा? जो dx विड्थ का जो हम लोग थिकनेस चूज करते थे दैट इज बेसिकली d बाई n। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं, दिस को बेसिकली हम d बाई n को dx चूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली dx थिकनेस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये dx d बाई n इज dx, तो हर एक का जो थिकनेस है d बाई n है, ये d बाई n है, d बाई n, d बाई n। तो जो mth लेयर की जो डिस्टेंस है यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली m टाइम्स ऑफ d बाई कैपिटल N। mth लेयर की जो डिस्टेंस है यहां से, स्टार्टिंग से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? m d बाई n। क्यों? देखो फर्स्ट लेयर इसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट लेयर में जो यहाँ पर ये कितनी लेंथ कितनी आ गई? m d बाई d बाई n। सेकेंड लेयर की डिस्टेंस अगर देखें तो 2d बाई n। थर्ड लेयर की जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें दैट इज 3d बाई n। उसी तरह से यहाँ देखें तो दिस इज 4d बाई n। तो उसी तरह mth लेयर की जो डिस्टेंस होगी दैट इज m d बाई n। तो इसको हम लोग बेसिकली इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? हम लोग क्या लेते थे? x डिस्टेंस में dx विड्थ का एलिमेंट लेते थे। तो बेसिकली ये x डिस्टेंस का x की तरह बिहेव कर रहा है, और x मेरे पास में क्या जा रहा है? m इंटू d बाई कैपिटल N। तो इसको हम लोग dx और x के टर्म्स में इसको अगर रिप्रेजेंट करें इस वाले टर्म को, तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 एप्सिलॉन नॉट K A, तो ये तो कांस्टेंट रहने दो, इसको इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करें, d बाई n को हम लोग dx के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस व्हाट इज कैपिटल M बाई n, कैपिटल N बाई n को हम लोग x अपॉन d के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो इफ m इक्वल्स टू 1, इफ मेरे पास में m इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? d बाई n। ठीक है, तो d बाई n बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग d बाई n को हम लोग ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हैं। ठीक है, m इक्वल्स टू 1 पे जो d बाई n की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, d बाई n तो बहुत छोटा है क्योंकि n वेरी लार्ज है, तो इसको हम लोग 0 बोल सकते हैं। और m इक्वल्स टू सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू 1 पे हमने इसकी लिमिट यहाँ से 0 पुट कर दी, x की लिमिट यहाँ से इस इक्वेशन को लेते हुए, और m इक्वल्स टू n पे m अगर मेरे पास में n के बराबर हो जाए तो यहाँ से देखो x इक्वल्स टू m d बाई कैपिटल N है ना यहाँ से, तो m की वैल्यू n बराबर जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से d हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, इस इंटीग्रेशन को, दिस इज एप्सिलॉन नॉट K A dx, ये बेसिकली दिख जाना चाहिए, दिस इज ln ऑफ 1 प्लस x बाई d
डिवाइडेड बाई 1/d। तो 1/d को ऊपर ले गए तो बेसिकली इसको मैं 1/d में, तो d ऊपर चला जाएगा, ये टर्म d ऊपर चला जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से d तक। तो 0 पुट करने पे देखो ln1 वो 0 हो गया, और यहाँ से d की अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज बेसिकली ln ऑफ 2। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास में आ गया d ln2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ka, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1/c इक्विवेलेंट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, यहां से मैं थोड़ा यहाँ रब कर देता हूं, यहां से हम लोग C इक्विवेलेंट मतलब उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे तो C इक्विवेलेंट विल बी एप्सिलॉन नॉट ka डिवाइडेड बाई d ln 2। और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहां से हमें दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाती है, तो अल्फा विल बी 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यार हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। तो तीन कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमें, C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू भी 1 माइक्रोफेरेड है और C3 की वैल्यू भी 1 माइक्रोफेरेड है। दे आर अनचार्ज्ड इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर एंड C1 इज देन filled completely with dielectric material of relative permittivity एप्सिलॉन r। तो C1 को एप्सिलॉन r से भर दिया, तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो अब कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन r हो जाएगी, एप्सिलॉन r, क्योंकि पहले 1 थी ना। तो देखो क्या होता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन a बाई डी, एक्चुअल में एप्सिलॉन a बाई डी विच इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r a बाई डी। तो पहले इसकी जो कैपेसिटेंस थी अगर कुछ भी नहीं भरा हुआ था, दैट मीन्स एप्सिलॉन r वाज 1, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी थी। अब एप्सिलॉन r से भर दिया गया तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट विल बी एप्सिलॉन r। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, द सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स V नॉट इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो एक मेरे पास यहाँ पे सेल कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज 8 वोल्ट की सेल कनेक्ट की हुई है। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड व्हाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन। S2 को हमने ओपन रखा है, S1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुल्ली चार्ज्ड, तो इसको अगर हमने ऑन किया तो देखो ये स्विच S1 ऑन किया तो C3 चार्ज होना स्टार्ट होगा, और ऐसा बोल रहा है कि ये जब फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद की कहानी कुछ बोलिए। तो देखो अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाए, C3 कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो जाता है उस समय इसके पास अगर हम लोग चार्ज कैलकुलेट करें तो अगर फुल्ली चार्ज हो गया दैट मीन्स इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, इसके क्रॉस देखो वही पोटेंशियल आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट आ गया तो इस कैपेसिटेंस के पास कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफेरेड। तो Q इक्वल्स टू CV से इसके पास जो चार्ज आ गई दैट इज 1 इंटू 8 दैट इज 8 माइक्रोकुलम। तो मैं यहाँ इसकी चार्ज लिख देता हूँ, इसकी जो चार्ज हो गई S1 क्लोज करने के बाद जो टोटल चार्ज आएगी इसके में दैट इज 8 माइक्रोकुलम इसके पास टोटल चार्ज है। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्लस 8 माइक्रोकुलम, ऐसा दिखा देता हूँ मैं इसको, प्लस 8 माइक्रोकुलम और माइनस 8 माइक्रोकुलम फुल्ली चार्ज होने के बाद। S1 क्लोज किया, फुल्ली चार्ज हो गई, इतनी चार्ज आ गई। ठीक है, नाउ अब क्या करेगा, S1 इज ओपनड एंड S2 इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली। अब क्या किया, ये S1 को ओपन कर दिया गया और S2 को क्लोज कर दिया गया साइमल्टेनियसली। अब देखो S1 ओपन हो गया तो ये पूरा का पूरा सर्किट अब मेरे पिक्चर से हट चुका है, क्योंकि S1 को ओपन कर दिया ना, तो ओपन कर दिया तो यहाँ से सर्किट हट गया पूरी तरह से। ठीक है, अब मेरे पास जो सर्किट जो रोल में है वो ये वाली सर्किट जो बची हुई सर्किट है ये रोल में है। उसमें क्या क्या कनेक्टेड है, अब जो बची हुई सर्किट एक बार मैं बनाऊं, देखो बची हुई सर्किट में बनाता हूं। देखो उसमें क्या है, C1 और C2 दोनों सीरीज में है। तो C1 और C2 एक की वैल्यू है एप्सिलॉन r, दूसरी की वैल्यू है 1। तो C इक्विवेलेंट मैं लिख दे रहा हूँ, C1 और C2 को एक साथ कंबाइन करके दैट इज C1 C2 दैट इज एप्सिलॉन r इंटू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये इसकी नेट कैपेसिटेंस हो गई। और इधर वाली जो कैपेसिटर है उसकी जो उसमें तो हमें पता है दिस इज 8 माइक्रोकुलम यहाँ पे लगा हुआ है, 8 माइक्रोकुलम यहाँ पे है और माइनस 8 माइक्रोकुलम प्लस 8, इतनी चार्ज इसके पास है। और इस तरह से S2 के थ्रू वो कनेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच था और स्विच S2 अब कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू इतनी है और इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है दैट इज 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये कंडीशन है। When all the capacitor reach equilibrium, अब मेरा बोल रहा है कि ये
अब ये दोनों कैपेसिटेंस को इस तरह से, अब जैसे स्विच कनेक्ट किया ये ये इस तरह की कंडीशन है। अब अगर ये दोनों कैपेसिटेंस इक्विलिब्रियम में आते हैं, दैट मीन्स कुछ चार्ज का आदान प्रदान होगा, कुछ वो लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे। द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम। अब जो ये जो कैपेसिटेंस है C3 कैपेसिटेंस, मतलब इस वाले कैपेसिटेंस पे चार्ज देखा गया कि 5 माइक्रोकूलम है, मतलब 3 माइक्रोकूलम चार्ज तो गया कहीं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, मैं अब लिख देता हूँ कि अब ये 5 माइक्रोकूलम हो गया, कनेक्ट करने पे 5 माइक्रोकूलम हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम तो यहाँ चला गया और ये -3 माइक्रोकूलम यहाँ चला। ये बात हुई होगी, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इस कंडीशन में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, अगर ये दोनों को ध्यान से देखो तो ये दोनों तुमको पैरेलल में दिखेंगे, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में दिखेंगे। तो पैरेलल में मतलब इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, और वोल्टेज हम लोग दोनों की वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज हमें दी हुई है और दोनों की कैपेसिटेंस हमको पता है। तो Q इक्वल्स टू सी वी और V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो इन दोनों के लिए अगर हम लोग देखें तो ये दोनों यहां से देखो, अगर ऐसी लाइन में खींच दो तो P, सॉरी यहां पर लिख लो कुछ ए बी ले लो, ए बी। तो ये दोनों कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में दिखेंगे, ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में दिखेंगे। तो इसके अक्रॉस हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है कैपेसिटेंस 1 के क्रॉस, वो देखो वोल्टेज इज क्यू बाई सी। क्यू टोटल चार्ज कितने इसके ऊपर, 5 डिवाइडेड बाई सी इज 1। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस। और वही 5 वोल्ट अगर इस कैपेसिटेंस के क्रॉस है तो इस कैपेसिटेंस के क्रॉस भी वोल्टेज 5 वोल्ट होनी चाहिए। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाई सी, क्यू बाई सी से निकाल देंगे। सी इज व्हाट, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन आर। और देखो यहाँ से दिस इज 5 एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एप्सिलॉन आर, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 एप्सिलॉन आर दैट इज इक्वल टू 3, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई 3/2 और दैट इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास में एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 1.5। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन ये था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में, और ये एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, ये एक पैराग्राफ बेसिकली, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें हम लोगों को एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, और इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स के थ्रू इस कैपेसिटेंस को हम लोग चार्ज कर रहे हैं। और इस कैपेसिटेंस को चार्ज करने में क्या होता है कि करंट आर के थ्रू भी फ्लो होगा। तो आर के थ्रू फ्लो होने पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ पावर डेसिपेशन होगा। तो बेसिकली कैपेसिटेंस में स्टोर्ड एनर्जी और रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर डेसिपेशन हो रहा है उसमें बेसिकली हमें रिलेशन पूछा गया है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं फॉर 2 डिफरेंट प्रोसेस। तो वही हम लोग प्रोसेस एक बार देखते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस 1 में क्या हुआ है कि इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। तो प्रोसेस 1 में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्लोज कर रहे हैं, एंड द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू वोल्टेज v0। और इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर रहे हैं। फुल्ली चार्ज करने का मतलब क्या कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा वो वही वोल्टेज आ जाएगा जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, दैट इज v0। तो कैपेसिटर के क्रॉस v0 वोल्टेज आ जाएगा अगर हम लोग इसको फुल्ली चार्ज करते हैं। दैट मीन्स इसका दूसरे सेंस में लोग कैसे बोल सकते हैं, चार्जिंग कंटिन्यूज फॉर टाइम t ग्रेटर देन RC। जो टाइम कांस्टेंट है उससे बहुत ऊपर टाइम तक हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। RC इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट, उससे बहुत ऊपर के टाइम तक हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। इसको हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फिर करंट फाइनली फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन में बोलते हैं, और कैपेसिटर के क्रॉस वही वोल्टेज आ जाता है जो कि सोर्स का वोल्टेज है। इन द प्रोसेस सम डेसिपेशन अकर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस पे कुछ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेसिपेशन होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इज EC। EC से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जा रही है। तो कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी हमें पता है दैट इज इक्वल टू हाफ CV²। बेसिकली हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ये तो हो गई प्रोसेस 1 की बात। अब जरा प्रोसेस 2 को देखो। प्रोसेस 2 में क्या बोला गया है, इन द डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज सेट टू V0/3। शुरू में इस वोल्टेज को हमने कितना रखा, V0/3 रखा, और फिर कैपेसिटर को चार्ज किया एंड मेंटेन फॉर चार्जिंग टाइम t ग्रेटर देन RC। और फिर इसको हम लोगों ने कैपेसिटर को चार्ज किया सच दैट ये अभी स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा और इसके अक्रॉस V0/3 वोल्टेज अपीयर हो जाएगी फाइनली। अब V0/3 तक में ये जितना चार्ज हुआ, ठीक है। उसके बाद द वोल्टेज इज रेज टू 2 V0/3। इसके बाद वोल्टेज को हमने 2 V0/3 कर दिया।
उसके बाद फिर से हमने इसको 2v0/3 से इसको जब तक चार्ज किया जब तक इसके थ्रू करंट सर्किट में करंट 0 ना हो जाए और ये सारा का सारा जो वोल्टेज है 2v0/3 इस कैपेसिटर के अक्रॉस ना आ जाए। तो इस प्रोसेस में भी कुछ चार्ज हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम बाय रेजिंग द वोल्टेज टू v0। इसके बाद और एक टाइम इसको और एक लेवल बढ़ाया गया वोल्टेज को और फाइनल वोल्टेज v0 किया गया और उससे भी इसको स्टेडी स्टेट तक v0 वोल्टेज जब तक यहाँ तक अपियर नहीं होता है, करंट 0 नहीं हो जाती, स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच करते हुए उस समय तक इसको चार्ज किया गया, ठीक है। अब ये दो अलग अलग प्रोसेस हो गए। एक प्रोसेस में तो क्या किया हमने v0 वोल्टेज देके फुल चार्ज कर दिया, ठीक है, कैपेसिटर को। और दूसरे तरीके में हमने क्या किया, इसको स्टेप वाइज हमने बढ़ाया। पहले v0/3 से चार्ज किया, फिर 2v0/3 से चार्ज किया, उसके बाद फाइनली v0 से फाइनल चार्ज किया। अब इन दोनों प्रोसेस में जो हीट डेसिपेशन है और जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसके ऊपर बेसिकली हमें कुछ दो सवाल बेसिकली इसके ऊपर हमें पूछे गए थे। अब ये जो दो सवाल हैं, ये पहला है 15 और सेकेंड है 16। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे 15 पे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इन प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 1 जिसमें हमने v0 से डायरेक्टली चार्ज कर दिया था, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को EC बोल रहे हैं। तो EC बेसिकली सिंपल कितना हो जाएगा मेरे पास में, हाफ C v0 स्क्वायर। यही तो है C, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। कितना उसके अक्रॉस वोल्टेज है और कितना उसकी कैपेसिटेंस है, तो हाफ CV स्क्वायर इज एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। और एनर्जी डेसिपेटेड कितना हो जाएगा, ये देखो एनर्जी डेसिपेटेड कितना हो जाता है। एनर्जी डेसिपेटेड बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि बैटरी ने कुछ वर्क डन किया और कुछ एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली मेरा एनर्जी डेसिपेशन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना, वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, Q डेल्टा V। वर्क डन बाय बैटरी इज बेसिकली, इसको वर्क डन बाय बैटरी बोल देते हैं। वर्क डन बाय बैटरी इज Q इंटू डेल्टा V, ठीक है। वो कितना चार्ज सप्लाई किया और इंटू उसकी EMF, वो कितना बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया इंटू उसकी EMF, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी इसमें कितनी हो गई, Q कितना चार्ज सप्लाई किया, देखो उसके अक्रॉस उसको जो चार्ज सप्लाई किया जो कैपेसिटर को, उसके अक्रॉस जो चार्ज आई दैट इज बेसिकली क्या गई, उसकी कैपेसिटेंस C थी, उसके अक्रॉस V0 वोल्टेज आई, तो इसके अक्रॉस बेसिकली CV0 माइनस CV0 चार्ज आई। तो CV0 चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया इंटू बैटरी की पोटेंशियल कितनी थी, बैटरी की पोटेंशियल थी V0 माइनस, ये तो बात हो गई वर्क डन बाय बैटरी, माइनस वर्क डन बाय सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज हाफ CV0 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं CV0 स्क्वायर आ गया, तो दिस इज बेसिकली हाफ CV0 स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेसिपेशन अक्रॉस द रजिस्टर। और कैपेसिटर जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी आ गई दैट इज हाफ CV0 स्क्वायर, दोनों बराबर आ गए इस केस में हमारे पास में। और इससे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि A इज द करेक्ट ऑप्शन। ए यहाँ से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन आ जाता है फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली 3 प्रोसेस में इसको चार्ज किया गया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों का बेसिकली हम लोग निकालेंगे। देखो अभी फाइनली हमें यही करना है, जो यहाँ से हम लोग देखते हैं फाइनली जो एनर्जी डेसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस ED, तो वर्क डन बाय बैटरी, पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी निकालना है, माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो फाइनली एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो फाइनल वोल्टेज उसके अक्रॉस V0 आने वाला है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटेंस C है, तो हाफ CV0 स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये तो फिक्स है, ठीक है। ये फाइनली वोल्टेज उसके अक्रॉस कैपेसिटर अक्रॉस कितना आना है V0, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है C। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड फाइनली कितनी होगी, हाफ CV0 स्क्वायर। लेकिन इस प्रोसेस में बैटरी की जो वर्क डन होगी वो पिछले वाले प्रोसेस से, जो प्रोसेस 1 थी उससे डिफरेंट होगी। वर्क डन बाय बैटरी हम लोग कैसे हर एक प्रोसेस में निकालेंगे कि कितना चार्ज सप्लाई हुआ और बैटरी की पोटेंशियल क्या थी। तो वर्क डन बैटरी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो इसको फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, दिस इज थर्ड पार्ट। तीनों में बैटरी की वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी इन पार्ट 1, वर्क डन बाय बैटरी इन पार्ट 2 एंड वर्क डन बाय बैटरी इन पार्ट 3। देखो फर्स्ट
जो स्टेप है यहां से यहां तक के लिए, इसमें जो वर्क डन बाय बैटरी हुई वो कितनी होगी, चार्ज कितना सप्लाई किया, चार्ज कितना सप्लाई किया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर में कितना चार्ज आ गया, अगर हमने वी नॉट बाई 3 वोल्टेज अप्लाई किया है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया सी वी नॉट बाई 3, इतना चार्ज कैपेसिटर को सप्लाई किया उसने, बैटरी ने, और इनटू बैटरी का पोटेंशियल कितना था उस टाइम पे वी नॉट बाई 3, तो इतना वर्क डन बाय बैटरी हुआ फर्स्ट के लिए, प्लस सेकेंड प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना हो गया, चार्ज कितना सप्लाई किया। तो देखो अभी हमें इस प्रोसेस में चार्ज निकालना है सेकेंड प्रोसेस में, तो सेकेंड प्रोसेस के एंड में कितना चार्ज हो गया बैटरी के कैपेसिटर के पास, उसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 2v0/3 कैपेसिटर के अक्रॉस, और उसकी कैपेसिटेंस थी C, तो 2C बेसिकली 2/3 CV0, 2/3 CV0 में इस टर्म में लिख देता हूँ, 2/3 CV0 उसके अक्रॉस चार्ज है, लेकिन पहले प्रोसेस में चार्ज ऑलरेडी CV0/3 आ चुकी थी, ठीक है, CV0/3 पहले प्रोसेस में आ गई थी, तो इस प्रोसेस में भी CV0/3 आई है, ठीक है, तभी तो उसके पास टोटल चार्ज अभी 2/3 CV0 है, पहले में पहले में 1/3 ऑफ CV0 पहले आ चुकी थी, अभी टोटल उसके पास CV0 2/3 CV0 है, मतलब इस प्रोसेस में कितनी आई, इतनी माइनस CV0/3, दैट इज बेसिकली CV0/3, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इस सेकेंड स्टेप में कितनी चार्ज आई, इनटू इसको हम लोग वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइम में वोल्टेज कितनी थी बैटरी की 2v0/3 थी। अब लास्ट स्टेज में देखो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितनी आ गई v0, तो CV0 टोटल चार्ज उसके पास आ चुकी है, माइनस उससे पहले स्टेज में कितनी आ चुकी थी चार्ज CV0/3 CV0/3 2CV0/3, इससे पहले वाले स्टेज में ऑलरेडी आ चुकी थी, मतलब इस वाले स्टेज में इतनी चार्ज आई, तो अगेन देख सकते हैं ये CV0/3 ही आई है, इसमें भी चार्ज, इनटू बैटरी की पोटेंशियल कितनी, बैटरी की पोटेंशियल थी अब V0 हो चुकी है, तो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय बैटरी। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी हम लोग कैलकुलेट करें तो CV0/9 प्लस 2CV0/9 प्लस 1/3 CV0², तो 9 के टर्म्स में अगर इसको लिखे तो 3/9 लिख सकते हैं ना, 1/3 को लिख दो इसको 3/9, तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, 3 2 5 प्लस 1 6/9 टाइम्स ऑफ CV0², दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, एंड EC तो ऑलरेडी हाफ CV0² हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दिस इज बेसिकली 2/3 CV0², तो हम लोग बोल सकते हैं ED की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2/3 CV0² माइनस EC की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास ये है 1/2 CV0², तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 6 एलसीएम निकालते हुए 4 - 3 दिस इंटू CV0² विच इज इक्वल टू CV0²/6, दिस इज बेसिकली ED की वैल्यू कितनी आ गई CV0²/6, और यहां से हम लोग देख सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, C मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन आ जा रहा है, तो 16th का जो आंसर हो जाएगा दैट इज C। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जेई एडवांस 2016 के अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला गया है इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट टाइम t = 0, तो यहां पर एक की है, ये देखो एक की है, इसको प्रेस किया जाता है एट t = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो एक एक स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, द वोल्टमीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सुन एज द की इज प्रेस्ड, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग की को प्रेस करते हैं तो वोल्टमीटर की क्या रीडिंग आएगी, तो देखो जैसे हम लोग इनिशियली जो ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये अनचार्ज है, ठीक है, ये चार्ज कुछ भी चार्ज नहीं है इसमें, तो जैसे ही हम लोग इस पे इसको ऑन करते हैं की को, तो ये जो दोनों हैं, ये जो इनिशियली ये जो दोनों जो कैपेसिटर हैं, ये बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इसमें हम लोग इसको सीधा सीधा एक वायर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर इस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब कैपेसिटर इनिशियली अगर हम लोग उसको वोल्टेज अगर दें कैपेसिटर के क्रॉस, तो वो क्या होता है कि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं t = 0 पे, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो क्या होते हैं, जब पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इनिशियली ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे t = 0, और t = ∞ जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे
तो फर्दर कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देंगे अपने थ्रू, तो फिर उस समय उस कंडीशन में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है पार्ट ए में। तो देखो इनिशियली ये इस तरह की कंडीशन होगी, दोनों इस तरह के, हम लोग इसको शॉर्ट करके एक वायर से इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग वोल्टेज की देखें, अगर हम लोग इसको इस सेंड को 0 वोल्ट लें, इस सेंड को 5 वोल्ट लें, तो देखो यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, अगर ये पॉइंट भी 5 वोल्ट है तो ये पॉइंट भी देखो प्लस 5 वोल्ट है, क्योंकि ये पूरी की पूरा इस तरह से वायर इस तरह से शॉर्ट है यहाँ से यहाँ तक, कैपेसिटर एज अ शॉर्ट वायर शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये 0 है तो मतलब ये पूरा 0 लाइन है, ये भी 0 है, ये लाइन भी पूरी 0 है और ये पॉइंट भी 0 है। सपोज इसको हम लोग बोलते हैं P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग क्या आएगी, Vp माइनस VQ। So that is equal to Vp is 0 volt minus VQ is 5, that is minus 5 volt। तो इसका जो A है उसका फर्स्ट पार्ट तो सही है, ये माइनस 5 वोल्ट शो करेगा एज सुन एज द की इज प्रेस्ड, दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0। अब एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, t इक्वल्स टू लॉन्ग टाइम, मतलब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बहुत लंबे टाइम आप जो भी इसका टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर का, उससे बहुत लंबे समय तक के बाद तक, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए उस समय की कंडीशन की बात कर रहा है। तो उस समय जो कैपेसिटर बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, उस समय कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह, मतलब ये सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, इसके थ्रू और करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा, ये सर्किट भी ओपन हो गया समझ लो। अब इस केस में अगर हम लोग अगेन इसको बोले कि दिस इज पॉइंट मेरा Q एंड दिस इज माई पॉइंट P, तो यहां से देखो इस पॉइंट की पोटेंशियल हम लोग 5 अगेन लेंगे, इस पॉइंट की 0 अगेन लेंगे, इसकी 0 0 0 0 0, और देखो 25 किलो ओम के थ्रू भी कोई फाइनली जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, इस रूट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस रूट को ही पूरा ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 25 किलो ओम भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो इस Q पॉइंट की जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 0। और वैसे ही P पॉइंट की पोटेंशियल यहां से देखते जाओ, यहां से देखते जाओ, इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो P पॉइंट की उसकी पोटेंशियल हो जाएगी 5। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं Vp माइनस VQ दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 0 दैट इज 5 वोल्ट। दैट मीन्स इसका सेकेंड पार्ट भी सही है, एक A पूरी तरह से करेक्ट हो गया, ठीक है। अब B पे आ जाओ, द वोल्टमीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम t इक्वल्स टू टाइम t इक्वल्स टू ln2 सेकेंड्स। अब इस टाइम पे हमें वोल्टमीटर की रीडिंग पता करनी है। तो देखो दो इसमें इसको सेपरेट सर्किट की तरह हम लोग बिहेव कर सोच सकते हैं, दो पैरेलल सर्किट्स है बेसिकली, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक है। दोनों को हम लोग सेपरेटली अगर एनालाइज करें तो सपोज हमने अगेन इसको पॉइंट Q बोला, इसको पॉइंट P बोला, तो ऊपर वाले सर्किट के लिए वो देखो, ये जो ऊपर वाले सर्किट के लिए देखो 40 माइक्रोफेराड 25 किलो ओम, इसकी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है, इसका जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज बेसिकली, इसको मल्टीप्लाई कर दो RC, टाइम को दोनों टाइम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज बेसिकली RC, माइक्रोफेराड है इंटू किलो है, और इसके अलावा 25 इंटू 40,000 आ जाएगा, तो बेसिकली ये 1 सेकेंड आ जाएगा। इसको ऊपर वाले सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है τ1 दैट इज 1 सेकेंड, नीचे वाले सर्किट का देखो दिस इज बेसिकली, ऊपर वाले को हटा देता हूँ कंफ्यूजन हो, 50 इंटू 20 माइक्रोफेराड, तो इसका भी जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज बेसिकली 50 किलो ओम इंटू 20 माइक्रोफेराड, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 सेकेंड। तो दोनों ऊपर वाले सर्किट का और नीचे वाले सर्किट का दोनों का टाइम कांस्टेंट तो सेम है। अच्छा, अब वोल्टेज की अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऊपर के अक्रॉस लिखते हैं, इसको हम लोग सपोज V1 बोल देते हैं, तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू V0 इंटू वोल्टेज हमारी बढ़ते जाती है टाइम के साथ, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ की वैल्यू 1 है मेरे पास में, तो यहां से हम लोग माइनस टी बोल सकते हैं। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 40 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, ठीक है, किसी टाइम टी पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमें ये अगर हम लोग 0 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q की वोल्टेज हमें चाहिए। तो पॉइंट Q की वोल्टेज मतलब क्या, 25 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो मेरे पास में 40 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जो है वो इतना वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 25 के अक्रॉस, टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहां से यहां तक कितना है, दैट इज 5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। तो ये V0 की वैल्यू यहां से बेसिकली 5 ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं V अक्रॉस जो रजिस्टर है 25 किलो ओम, दैट इज बेसिकली वोल्टेज ऑफ Q पॉइंट का भी वोल्टेज तो वही है ना, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज इज 0, ये जो पॉइंट दिखा गया दिस इज द 0 वोल्टेज, तो Q पॉइंट का वही वोल्टेज है जो कि 25 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो दैट इज बेसिकली 5 में से अगर माइनस कर दो V1 को, तो वो मुझे Q की वोल्टेज दे देगा, दैट इज 5
प्लस 5 e raised to power minus t, that is basically 5 e raised to power minus t, that is voltage of point Q. उसी तरह से अगर हम लोग पॉइंट P की बात करें तो वोल्टेज ऑफ पॉइंट P वही होगा जो कि 20 माइक्रोफेराड के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और वोल्टेज ऑफ पॉइंट P हम लोग बोल सकते हैं 20 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो V नॉट की वैल्यू 5 है जो कि 5 वोल्ट है, यहाँ से देखो दिस इज 5 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी, बिकॉज टाउ इज अगेन 1 हियर, ठीक है। तो दिस इज वी इसी टाइम पे इस तरह से हमने वोल्टेज निकाल दिया। अच्छा, वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो हमें वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, Vp माइनस Vq, एंड दैट इज बोल रहा है कि 0 वोल्ट डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज 0, तो Vp इज इक्वल टू Vq हमें कंडीशन लगानी है। तो Vp की वैल्यू देखो कितनी आई, 5 माइनस 5 ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और Vq की वैल्यू आई मेरे पास में 5 ई रेज़ टू पावर माइनस टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज 5 इज इक्वल टू 10 ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और ई रेज़ टू पावर माइनस टी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं t की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में ln 2 सेकेंड्स आ गई। तो बहुत इजीली हम लोग, a तो सही था, b भी सही है हमारे पास में। अब नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे c पार्ट की। द करंट इन द एमीटर बिकम्स 1 बाई ई टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि इसमें i करंट अगर फ्लो हो रहा है i, तो बेसिकली यहाँ पर i1 सपोज जा रहा है और यहाँ पे i2 करंट इस तरह से जा रहा है। तो I1 हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट हमारे पास में 1 कंसिडर करके चलेंगे। तो I1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली I1 नॉट जो भी इनिशियल करंट है, इनिशियल करंट कितना है वो देख लो, इनिशियल करंट, अच्छा बाकी निकालने की जरूरत नहीं है इनिशियल करंट, ठीक है। I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज 1, तो I1 की वैल्यू इतनी आ गई। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 नॉट, I2 इस रास्ते में इनिशियल करंट, जो I2 के रास्ते में इनिशियल करंट दैट इज I2 नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ दैट इज माइनस टी, ठीक है। तो ये I1 और I2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1 दैट इज बेसिकली बाई ई, I1 नॉट बाई ई हो गया। उसी तरह से I2 की वैल्यू आ गई I2 नॉट जो कि इनिशियल करंट थी डिवाइडेड बाई ई। तो अगर हम लोग देखो I की वैल्यू बेसिकली क्या है, I1 प्लस I2, दैट इज बेसिकली I1 प्लस I2। अगर हम लोग देखें यहाँ से दिस इज बेसिकली I1 नॉट प्लस I2 नॉट डिवाइडेड बाई ई, और I1 इनिशियल करंट कितनी थी, I1 नॉट प्लस I2 नॉट, I वाज इनिशियली I1 नॉट प्लस I2 नॉट, दोनों की जो मैक्सिमम करंट है उसकी t इक्वल टू 0 पे I1 की जो वैल्यू थी दैट इज I1 नॉट, और I2 की वैल्यू थी I2 नॉट, तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 दैट इज I1 नॉट प्लस I2 नॉट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू थी उसकी 1 बाई ई टाइम्स हो जाएगी t इक्वल टू 1 सेकेंड में, ठीक है। और ये टाइम कांस्टेंट से भी हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली, एक टाइम कांस्टेंट में t इक्वल टू 1 इसका टाइम कांस्टेंट है, तो एक टाइम कांस्टेंट पे उसकी वैल्यू 1 बाई ई टाइम्स हो जाएगी। दोनों रूट का जो टाइम कांस्टेंट है वो सेम है, ठीक है। और लॉन्ग टाइम में पूछा गया डी पार्ट, सी पार्ट तो सही है, ए बी सी सही है, डी पार्ट में पूछा गया करंट इन द एमीटर बिकम्स 0 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देखो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू देखो लॉन्ग टाइम में क्या हो जाएगी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I1 भी 0 हो जाएगा और I2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड और करंट फ्लो नहीं होगा। तो और यहाँ से भी देख सकते हैं I1 I2 दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो D इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि A B C D ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास में और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, ठीक है। दैट कवर्स 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इट्स प्लेट्स। तो जो टोटल प्लेट की एरिया अगर हम लोग बात करें, टोटल प्लेट की एरिया अगर A है तो ये जो स्लैब है इसने जो एरिया कवर किया हुआ है दिस इज बेसिकली A/3, ठीक है। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C, तो C इज द टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। वाइल दैट ऑफ द पोर्शन विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन इज C1। तो इस पोर्शन की जो कैपेसिटेंस है दैट इज सपोज C1। When the capacitor is charged, the plate area covered by the dielectric gets charge Q1। जब इसको चार्ज किया जाता है, जब इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अक्रॉस जो चार्ज आता है दैट इज Q1 सपोज, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया गेट्स Q2। तो जो रेस्ट ऑफ द एरिया ये वाला जो
मेरे पास में एक कैपेसिटेंस बन रहा है, इसकी जो इस पे जो चार्ज आता है दैट इज Q2 सपोज, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले पे Q1, नीचे वाले पे Q2, ठीक है, इस तरह से बनता है। और नीचे वाले की एरिया की बात करें तो दिस इज बेसिकली 2a/3, ठीक है, टोटल a है तो ऊपर वाला a/3 है तो नीचे वाला 2a/3। The electric field in the dielectric is E1 and that in the other portion is E2। यहां पर बोल रहा है कि ऊपर वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E1, मतलब ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 ऊपर वाले में, और नीचे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बात कर रहा है दैट इज E2। तो इसकी हमें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यार सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पता है कि पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल E.dr, ये हमें पता है। और हमें पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो किस तरह की फील्ड होगी, ऊपर वाले स्लैब में भी इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी, और नीचे वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो V को मैं लिख सकता हूँ ना माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है और D डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस इज D, तो दैट कैन सिंपली बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बेसिकली E इंटू D। अब ये चीज देखो, ऊपर वाले प्लेट और नीचे वाले प्लेट दोनों में अगर हमने V पोटेंशियल ही अप्लाई किया है, V पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली V/D, D भी दोनों के लिए सेम है, B भी दोनों के लिए सेम है, तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है दैट इज ऑल्सो सेम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम होगा, इसलिए रेशियो दोनों की 1 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज, तो चार्ज हमें पता है दिस Q1 दैट इज बेसिकली इसका जो कैपेसिटेंस C1 इंटू V दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए अप्लाइड वोल्टेज इज सेम। उसी तरह से Q2 के लिए हम लोग बात करें दैट इज बेसिकली C2 इंटू V, ठीक है, नीचे वाले का जितना कैपेसिटेंस होगा। और अगर हम लोग बात करें Q1 अपॉन Q2 इज बेसिकली व्हाट, Q1 अपॉन Q2 इज C1 अपॉन C2 सिंपली। तो बेसिकली मैं C1 और C2 कैलकुलेट करता हूं। तो C1 को देखो, हम लोग मान रहे हैं इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो हम लोग एप्सिलॉन A/D ये लगाएंगे, तो एप्सिलॉन इसके लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एप्सिलॉन A इसके लिए कितना है, पहले के लिए A/3 है, और D इसके लिए कितना है, दोनों के लिए D सेम है, तो C1 की वैल्यू ये आ गई। और C2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें, C2 की वैल्यू के लिए देखो एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट सिंपली, A इज 2a/3 और D इज D सिंपली। तो Q1/Q2 अगर हम लोग निकालें C1/C2 से, तो दैट इज बेसिकली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कौन सा कट जाएगा, ये ऊपर वाला K का टर्म एक आ जाएगा, K का टर्म इज बेसिकली ये ऊपर वाला टर्म आ गया, और नीचे में जो आ जाएगा दिस इज बेसिकली K/2, Q1/Q2 इज K/2 दैट इज बेसिकली बाई C1/C2, ठीक है। तो Q1/Q2 की वैल्यू K/2 आ गई, दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है मेरे पास में Q1/Q2 की वैल्यू 3/K, ये ऑप्शन तो गलत है, और ये B भी गलत हो गया ना, E1/E2 की रेशियो 1 आ गई। अच्छा, C/C1 की बात कर रहा है, C/C1, C इज द टोटल कैपेसिटेंस, दैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखो, ये दोनों जो कैपेसिटेंस है ये दोनों C1 और C2 दोनों पैरेलल में है, क्यों, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो C जो नेट इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट विल बी सिंपली C1 प्लस C2, और हमें क्या निकालना है C/C1। तो बेसिकली अगर हम लोग C/C1 करें तो ये टर्म अगर C1 यहाँ भी डिवाइड करें तो दिस इज 1/1 प्लस C2/C1 ये टर्म आ जाएगा। तो 1 प्लस C2/C1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से C2/C1 की C1/C2 इज K/2, ठीक है, तो C2/C1 इज बेसिकली 2/K, तो दिस इज बेसिकली K प्लस 2/K। तो आंसर बहुत अच्छे तरीके से डी ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, तो A एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर देयर आर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। 2 कैपेसिटर दिया हुआ है मेरे पास में, दोनों की वैल्यू कितनी है C, ठीक है। द स्विच S1 इज प्रेस्ड फर्स्ट, शुरू में सारे स्विच इस तरह से ओपन है और स्टार्टिंग में S1 को इस तरह से क्लोज किया गया, S1 को प्रेस किया गया। स्विच S1 इज प्रेस्ड फर्स्ट टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर C1, ठीक
ठीक है, इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया, फुल्ली चार्ज किया गया। देखो इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया गया तो कितने से चार्ज होगा, इसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, मतलब इसको जो चार्ज करेगा, चार्ज बेसिकली क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। ठीक है, C इज C, तो C इंटू 2V0, तो प्लस 2V0 इंटू C, इतना 2V0 इस पे वोल्टेज था और C इसकी कैपेसिटेंस थी, तो प्लस 2V0 इंटू C, इतने से उसका अपर प्लेट चार्ज हो गया और लोअर प्लेट माइनस 2V0 इंटू C से चार्ज हो गया इनिशियली। ठीक है, सी एंड देन रिलीज। अब इसको क्या किया, इसको रिलीज कर दिया गया, इस स्विच को अब रिलीज कर दिया गया। ठीक है, अब क्या किया गया था, स्विच S2 इज देन प्रेस्ड, अब S2 स्विच को प्रेस किया गया। ठीक है, S2 स्विच प्रेस किया गया। अब S2 को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये दोनों कैपेसिटेंस बराबर है, ये जो बीच में दोनों जो कैपेसिटेंस दी हुई है ये दोनों कैपेसिटेंस C है। तो अभी इन लोग इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, जब इन पे चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा तब। तो अभी इस पे 2V0 C है, तो ये लोग दोनों आधा आधा चार्ज शेयर कर लेंगे, तो आधा आधा चार्ज शेयर करेंगे तो ये इसके पास कितना बचेगा, V0C बचेगा, तो इसके पास V0C प्लस V0C इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और इसके पास भी माइनस V0C नीचे बचेगा और इसके पास भी माइनस V0C इधर इस तरह से चला जाएगा। अब ये होने के बाद S2 को ओपन कर दिया गया। ठीक है, S2 इज रिलीज्ड एंड नाउ S3 इज प्रेस्ड। अब S3 को प्रेस किया गया आफ्टर सम टाइम। अब क्या होगा, देखो ये जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। अब जो क्या होगा कि ये जो बैटरी है इसको नीचे वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर देगी, जो कैपेसिटर के नीचे वाले प्लेट को, तो ये पूरी तरह से पहले डिस्चार्ज हो जाएगा और फाइनली ये जो चीज है ये प्लस V0C से इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस V0C फाइनली ये होगा। अब ऑप्शन देख लो कौन कौन से सही है। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 इज 2CV0, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये दिस इज रॉन्ग। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, यस करेक्ट, देखो CV0 है, गुड। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, C2 पे अपर प्लेट पे चार्ज 0 है क्या, नहीं, गलत। द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV0, यस करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज B एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इसके ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE एडवांस 2012 में और इस क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो इस तरह से देख सकते हैं 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के जो अपर वाले जो प्लेट है उसको 80 माइक्रोकूलम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है देन द स्टेडी स्टेट में द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज व्हाट। तो इसके यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, दिस चार्ज Q। तो ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे चार्ज सपोज आया Q1 और इस पे चार्ज सपोज आया Q2, तो Q2 बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अगर इसको हमने यहाँ से अर्थ कर दिया तो इस पे ये अगर 80 माइक्रोकूलम इसके ऊपर वाले प्लेट पे है तो नीचे वाले प्लेट पे यहाँ पे माइनस 80 माइक्रोकूलम इस तरह से आ जाएगा। अगर ये माइनस 80 आया तो एक चीज देख लो कि इस यहाँ पर ये जो प्लेट में बना रहा हूँ, ये जो मैं प्लेट जिसको कवर कर रहा हूँ, इस प्लेट पे नेट चार्ज 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि माइनस 80 दैट प्लस Q1 प्लस Q2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो है ये आइसोलेटेड है, ये जो मैंने जो प्लेट बनाया है ये प्लेट। ठीक है, इस पे हम लोग मतलब इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ नहीं सकता है, तो जो भी चार्ज होगा वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो माइनस 80 प्लस Q1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो Q1 प्लस Q2 हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं उसकी वैल्यू 80 है। ठीक है, ये तो एक चीज हमें समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, इसको हटाते हैं यहाँ से, हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटर है ये वाला, सॉरी, ठीक है, अभी ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, यहां से देखो, यहां से ये दोनों इसके अक्रॉस पोटेंशियल सपोज V है मेरे पास में। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर V है तो जो Q1 है, सपोज इसको मैंने Q1 माना था ना और इसको Q2 माना, तो Q बराबर CV अगर हम लोग लगाए तो Q1 बेसिकली कितना है, C इंटू V, दिस इज Q1। और इसी तरह से हम लोग Q2 की बात करें तो बेसिकली C इंटू V, C इंटू V। तो अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू पुट करें इसके अंदर पे अगर वैल्यू पुट करें तो Q1 प्लस Q2 80 है, तो 2V प्लस 3V दैट इज बेसिकली 80। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया V दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट आ गया। तो V मेरे पास में 16 वोल्ट आ गई। सारा चार्ज हम लोग माइक्रोकूलम में बात कर रहे हैं।
तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जो Q2 की वैल्यू जो हमें पूछी गई थी दैट इज बेसिकली 3 × 16 इतना माइक्रोकुलम, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 48 माइक्रोकुलम जो Q2 में जो चार्ज हमें पूछा गया था। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं C इज द करेक्ट ऑप्शन।